नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण आसन बक आसन के अभ्यास की विधि सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बक आसन है क्या। बक का अभिप्राय एक चिड़िया से है। बक नाम की एक चिड़िया होती है जिसे हम बगुला कहते हैं। इस आसन में हमारे शरीर की आकृति बक जैसी बनती है, इसीलिए इसको हम बक आसन कहते हैं। यह एक संतुलन का आसन है। यह शरीर को स्थिर रखने का आसन है और इसलिए इस आसन का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि योग में स्थिरता ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं। इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो सरल स्टेप है, जो हम सभी कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका दूसरा स्टेप है जो हल्का सा इससे उन्नत है, एडवांस्ड है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद हम लोग उसे भी कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं। सबसे पहले हम अपने टोज़ पर इस तरह से बैठ जाएं। पैर के टोज़ पर बैठते हैं, उंगलियों पर बैठते हैं। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथ को इस तरह से सामने और नीचे ज़मीन पर रख लेते हैं। हथेलियां ज़मीन पर हैं और हथेलियों में गैप कितना होना चाहिए? जितना आपके शोल्डर्स में गैप है उतना ही हथेलियों में गैप हो। बहुत ज़्यादा भी गैप नहीं करना है और बहुत कम भी गैप नहीं करना है, इसलिए हम इतना गैप रखें। और फिर उसके बाद हम अपने कोहनियों को हल्का सा बेंड करेंगे। राइट कोहनी को राइट की तरफ हल्का सा बेंड करें और लेफ़्ट को लेफ़्ट की तरफ बेंड करें, और इस तरह से बेंड करें कि हमारे पैर की जो थाइज़ हैं वे आके कोहनियों पर हल्का सा टिक जाएं। और जब वे टिक जाती हैं तब हम अपने पूरे शरीर को हाथों पर उठा लेते हैं। इस स्थिति में आरामदायक समय तक हमें रुके रहना है। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। इसमें हम धीरे धीरे रुकने का समय बढ़ा सकते हैं। प्रारंभ में हम 2-4 सेकंड करें, फिर धीरे धीरे हम इसका समय बढ़ाते जाएं, और महीने 2 महीने 4 महीने बाद हम इसे मिनट 2 मिनट तक भी रोक सकते हैं। अब इसके बाद इसका जो एडवांस्ड वर्जन है उसके लिए हम अपने हाथों को इस तरह से रखेंगे जैसे पहले वाले में हमने रखा था। अब इसके बाद हम थोड़ा सा उठेंगे और उठ करके अपने पैर के घुटनों को यहाँ पर कांखों में लगाएंगे, आर्म पिट में लगाएंगे, और फिर अपने शरीर को संतुलन बनाते हुए उठा लेंगे। वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। इस तरह से यह बक आसन है। बक आसन के दोनों वेरिएशन हमने देख लिए, दोनों स्टेप्स हमने देख लिए। अब हम लोग इसके लाभ और सावधानियों की चर्चा करते हैं। यह ध्यान रखें कि यह एक संतुलन का आसन है, इसलिए हमें बहुत सावधानी पूर्वक इसे करना है, अन्यथा हम आगे की ओर गिर सकते हैं और चोट आ सकती है। तो प्रारंभ में हम सामने की ओर जैसे दीवार है उस दीवार के पास कर लें और फिर इसका अभ्यास करें, तो हमारा सिर थोड़ा सा दीवार पर टिक सकता है और हम पैर को उठाने का अभ्यास करें। तो इस तरह से किसी सहारे के साथ पहले हम अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे हम बिना सहारे के भी इसका अभ्यास करना प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह तो प्रारंभिक स्थिति की बात हुई। अब हम जब इसके लाभ पर देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि इसके अभ्यास में आपके शरीर को स्थिरता प्राप्त होती है, शरीर का संतुलन बनता है और शरीर को स्थिरता प्राप्त होती है। यदि आपका शरीर स्थिर नहीं है तो आप फिर इस आसन में स्थिर नहीं हो सकते हैं, इस आसन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर की स्थिरता प्राप्त करना है तो आपको अपने मन की भी स्थिरता प्राप्त करनी होगी, यानी मन को भी धीरे धीरे आपको एकाग्र करने का अभ्यास करना होगा। योग का अभिप्राय ही है कि सारी चित्त वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाएं, यानी आप पूर्णतया स्थिर हो जाएं।
तो सबसे पहला लाभ हमने यह देखा। आइए अब हम लोग इसका शारीरिक लाभ देखते हैं, शारीरिक पक्ष का लाभ देखते हैं। हम अपने हाथों पर शरीर का पूरा वजन उठाते हैं, तो इसलिए हाथ की सारी मांसपेशियां अच्छी तरह से खिंचाव प्राप्त करती हैं। तो सबसे पहले हाथों में कंधों पर आते हैं। आप देखें कि कंधों की जितनी भी मांसपेशियां हैं वे बहुत अच्छी तरह से खींच जाती हैं। स्टेर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल है और यह जो पीछे की ट्रेपीजियस मसल है, इन मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव होता है और इनमें खिंचाव होने से स्वाभाविक सी बात है कि आपको गर्दन संबंधी कोई रोग नहीं हो सकता है या आपके शोल्डर की फ्रीजिंग संबंधी कोई समस्या नहीं हो सकती है। एक तो ये बातें हुई। दूसरा, अब आपका डेल्टाइड मसल है, ये डेल्टाइड मसल पर भी अच्छा खिंचाव पड़ता है, या आप यूँ कहें कि डेल्टाइड मसल पर ही पूरे शरीर का भार ही पड़ता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपकी डेल्टाइड मसल जो 3 प्रकार की होती हैं, एक तो फ्रंट वाली एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर जो पीछे की होती है, और फिर तीसरा लैटरल, ये पूरी डेल्टाइड मसल बहुत अच्छी तरह से रक्त का संचार प्राप्त करती हैं और वे सशक्त हो जाती हैं। फिर हमारी बाइसेप्स है और पीछे ट्राइसेप्स है, ये भी बहुत अच्छी तरह से रक्त का संचार प्राप्त करके पूरी तरह से सशक्त हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। और यहाँ की जो बोन्स हैं वही भी बहुत अच्छी तरह से मजबूत हो जाती हैं। जो ह्यूमरस बोन है वह बहुत ही सशक्त हो जाती है। फिर कोहनी में भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है। फिर यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं उनमें रक्त का संचालन बढ़ जाता है। तो इस तरह से रेडियलिस मसल्स और अल्नरिस मसल ये भी खींच जाती हैं, तो आपके पूरा हाथ बहुत सशक्त हो जाता है। तो उन लोगों को जिन्हें हाथों में अर्थराइटिस की शिकायत हो या जिनके माता पिता को अर्थराइटिस रही हो, तो वह चूँकि अर्थराइटिस हेरिडेटरी भी हो सकता है, तो उस स्थिति में बच्चों को उनको अवश्य करना चाहिए। इसका यह लाभ होता है कि वे अर्थराइटिस की समस्या से बच सकते हैं। और अर्थराइटिस अगर है भी बहुत गंभीर स्थिति में नहीं है, अगर केवल प्रारंभिक स्थिति में अर्थराइटिस या मध्यम स्थिति में अर्थराइटिस है, तो इन आसनों के अभ्यास से बहुत जल्दी मुक्त हुआ जा सकता है इस समस्या से। लेकिन अगर गंभीर स्थिति में है तो उस स्थिति में भी निरंतर और अन्य आसनों के अभ्यास करके योग्य मार्गदर्शन में हम उससे भी मुक्त हो लेते हैं। काफ़ी हद तक हम समस्या से मुक्त हो जाते हैं। तो यह तो हुआ हमारे हाथों का भाग। अब इसके साथ साथ हमारी चेस्ट में भी खिंचाव आता है, क्योंकि हाथों में खिंचाव आ रहा है तो वह चेस्ट में भी खींचता है। चेस्ट की जो मसल्स इससे जुड़ी हुई हैं, जैसे पेक्टोरलिस मेजर है, पेक्टोरलिस माइनर है, उनमें भी अच्छा खिंचाव आता है। और वे अच्छा खींचती हैं तो वे हमारे पूरे छाती को अच्छा खिंचाव देती हैं, वहाँ पर रक्त का संचालन बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे मस्कुलर जो पेन होता है, उन पेन से हम मुक्त हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जो क्लेविकल बोन है और पीछे जो शोल्डर गर्डल में स्कैपुला होता है, इनकी भी अच्छी खिंचाव हो जाती है, इनका भी अच्छा मसाज हो जाता है, इसलिए ये भी बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो पूरा हमारा ये पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल ये बहुत ही मजबूत हो जाता है। और इसकी मजबूती के लिए हमें इस आसन का निश्चित रूप से अभ्यास निरंतर करना चाहिए। और शरीर में जो स्थिरता मिलती है वह अलग से मिलती है। और इसके अतिरिक्त पीठ की जो ट्रेपीजियस मसल है यह भी बहुत अच्छी तरह से खींचती है, और इसके खींचने से स्वाभाविक सी बात है कि पीठ के दर्द से भी हम मुक्त हो सकते हैं। कुछ लोगों को पीठ का दर्द निरंतर बना रहता है, कारण क्या होता है कि वहाँ की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं। तो इसके अभ्यास से वे मांसपेशियाँ बहुत सशक्त और मजबूत हो जाती हैं, और फिर हम जो है इन समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, उस स्थिति में आप देखें कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वे धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं और वे बोन्स से अपना स्थान अलग करने लगती हैं। यदि आप इनका अभ्यास करते हैं तो वे बोन्स को नहीं छोड़ पाती हैं, बोन्स के साथ वे जकड़ी रहती हैं और इसलिए युवावस्था बनी रहती है। तो कहने का अभिप्राय है कि इनके अभ्यास से एक तो हमारी सभी मांसपेशियां वे सशक्त होती हैं, विशेष रूप से हाथों की, कंधों की, चेस्ट की,
पीठ की वे सशक्त होती हैं, गर्दन की भी मांसपेशियां सशक्त होती हैं। और जब आप इस पर बैठते हैं तो आप ये देखें कि आपके चेहरे पर भी रक्त का संचालन ज़्यादा बढ़ जाता है, चेहरे की ओर रक्त का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए चेहरे में भी अगर आप ग्लो चाहते हैं तो आपके इस आसन से आपको लाभ होगा। तो इस तरह से इस आसन का हमने ये लाभ देखा। आइए अब हम देख लेते हैं कि सीमाएं क्या है। पहले ही हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे लोग जिन्हें बहुत सीवियर रिमोटाइड अर्थराइटिस हो या सीवियर अर्थराइटिस हो, उन्हें पहले इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद पहले इन अंगों को सुदृढ़ कर लें, सशक्त कर लें, तब करना चाहिए, अन्यथा समस्या या हमारा पेन और बढ़ सकता है। दूसरा, जिन्हें उच्च रक्तचाप या हृदय रोग की शिकायत हो, उन्हें भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी से सभी लोग कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि हमें इसका अभ्यास करने में बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना है, क्योंकि जल्दबाजी करने में आपको और समस्याएं हो सकती हैं, गिर सकते हैं। तो गिरने पर आपके चेहरे पर, आपके सिर पर, माथे पर भी चोट आ सकती है। तो इसलिए सावधानीपूर्वक इसका अभ्यास करें। तो इस आसन के विषय में इतना ही। अगले आसन के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।